मेरे दादाजी कहा करते थे, ये बाबा संत लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये तुम्हें हमेशा दूसरों की मदद करते हुए या फिर लोगों को भगवान और जिंदगी की लीला समझाते हुए दिखेंगे। और पैसा, बेटा, संत और बाबा लोग बहुत गरीब होते हैं। ये बस दुनिया में लोगों की मदद करके उनसे दान लेके अपना जीवन चलाते हैं। आई विश मेरे दादाजी आज जिंदा होते तो मैं उन्हें ये वीडियो दिखाता। ये है अमेरिका का एबीसी टीवी रिपोर्टर जो भगवान रजनीश से सवाल पूछ रहा है कि लोगों का ऐसा मानना है कि आप और आपके रिलीजियस फॉलोइंग के पास बहुत पैसा है। तो भगवान रजनीश जी कहते हैं कि Poor people cannot come to me. The gap is too big. They can hear me, but they cannot understand me. So it is natural. I am the rich man's guru. आई नो किसी भी साधु संत पे ऐसे एलिगेशंस लगाना सूट नहीं करता है। और शॉकिंग की बात तो ये है कि ये साधु के पास 93 रोल्स रॉयल्स और 307 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स का कलेक्शन था एंड हिज ड्रीम वाज ऑफ 365 रोल्स रॉयल्स। इस इंसान के पास हीरो से जड़ी हुई घड़ियां थी और दुनिया भर के करोड़ों भक्त जो इनकी एक आवाज में अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे और इनकी ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने में उनके भक्त उनकी मदद करते थे। कैसे दुनिया उनकी टीचिंग्स को अप्रिशिएट करती है, इंक्लूडिंग बिग सेलिब्रिटीज। और कैसे ये इंसान कहता है कि भगवान नाम की चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। हम मनुष्य में से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ के ज्ञान यानी कि बुद्धता को प्राप्त कर लेता है, वो भगवान बन सकता है। और करोड़ों लोग रजनीश की इस बात पे यकीन भी करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी नई क्रांति थी जो ये इंसान लेके आया था, जिसे संभालना ना ही लोगों के बस में था और ना ही इंडियन और अमेरिकन गवर्नमेंट के। और कैसे एक इंसान ने अकेले अपने दम पर लाखों लोगों के साथ शहर बसा लिया जिसमें बड़ी इंडस्ट्री, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, मॉल सब कुछ था। बट ऐसा क्या हुआ कि 21 देशों ने इस इंसान की एंट्री रिफ्यूज कर दी और इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनके माँ बाप ने उनका नाम चंद्रमोहन जैन रखा। बाद में लोग उनको भगवान रजनीश के नाम से संबोधित करने लगे और आज के डेट में पूरी दुनिया उनको ओशो के नाम से जानती है। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़े बेटे थे। इनके पिता का नाम बाबूलाल और माता का नाम सरस्वती जैन था। चंद्रमोहन के पिता का कपड़ों का व्यापार था और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। जब चंद्रमोहन जैन का जन्म हुआ तो ज्योतिषों ने उनकी कुंडली देख के बताया कि 21 साल तक मोहन का हर 7 साल में मरने का योग्य है और अगर 21 साल से ज्यादा ये लड़का जी गया तो ये बुद्ध हो जाएगा। पैदा होने के बाद ही ये अपने नाना नानी जी के साथ रहने लगे थे। चंद्रमोहन का रिश्ता अपने नाना नानी के साथ कुछ अलग ही था। उनका कहना था कि मेरी नानी को मैं पहले के कुछ सालों तक अपनी माँ समझता था और नाना जी को अपना पिता। चंद्रमोहन बचपन से ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे थे। ये अपनी क्लास में हमेशा टॉप करते थे। इनकी रीजनिंग स्किल्स के सामने बड़े से बड़ा इंसान भी कुछ नहीं बोल पाता था। इनका डिबेट में इंटरेस्ट होने की वजह से ये अपने स्कूल के टीचरों से भी लड़ लिया करते थे। अपने व्यूज को लेकर इनका मानना था कि कम्युनिकेशन एक बेकार सी चीज है, डिबेट करके ट्रांसफर ऑफ इमोशंस होने चाहिए। रजनीश ने 15-16 साल की उम्र तक सारे रिलीजन्स की बुक पढ़ ली थी और इन्होंने सारे रिलीजन्स की किताबों को पढ़ के ये परिणाम निकाला कि मैं अब से कोई भी रिलीजन नहीं मानूंगा, कोई भी नहीं, क्योंकि सारे धर्मों में खामियां हैं और वो भगवान और धर्म ही क्या जिनमें खामियां हो फिर तो वो इंसान ही हुए ना। अगर वो भगवान है तो उनमें कोई भी खामियां नहीं होनी चाहिए। चंद्रमोहन को ये बात इतनी सी उम्र में समझ में आ गई थी कि जिन्हें हम पत्थर और मूर्तियों में ढूंढते हैं वो भगवान हमारे अंदर ही है। और हर धर्म खुद में ही इतना बटा हुआ और कंफ्यूज्ड है कि किसी को सच कभी पता ही नहीं चलने देता है। और सच तो लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना पे कंट्रोल पा लिया, जो कि हर धर्म का मेन एम होता है। इन्होंने बचपन से ही ब्रीदिंग कंट्रोल, यौगिक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फास्टिंग, हिप्नोसिस यानी कि तंत्र मंत्र करना भी सीख लिया था और ये सब सिर्फ 18 साल की उम्र में ये करने लगे थे।
लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। चंद्रमोहन जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, इनको पढ़ाई लिखाई करने की और दुनिया को जानने की इच्छा अंदर से बढ़ रही थी। जब ये अपने लोगों से बात करते थे तो लोग इनको पागल समझते थे, क्योंकि इनके व्यूज जो थे वो समय से थोड़े आगे थे। चंद्रमोहन ने शादी तक को ढकोसला बोल दिया था। वो कहते थे कि शादी क्या है, शादी बकवास है, एक अरेंज मैरिज एक अग्रीमेंट की तरह है, उसके साथ आप रह रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, लेकिन कोई फीलिंग से कनेक्शन ही नहीं है। शादी करने के बाद आपका मन और आपका शरीर का कनेक्शन होना चाहिए, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि ओशो न्यू सन्यासी में बहुत बिलीव करते थे। मतलब आज की डेट में भी इंसान को सन्यास चाहिए, तो हम सन्यास को जब देखते हैं तो इंसान को हर चीज त्याग के हिमालय पे मेडिटेशन करते हुए इमेजिन करते हैं। लेकिन ओशो का ऐसा मानना नहीं था। वो कहते थे अपनी जिंदगी जियो, सेक्स करो, मेडिटेशन करो और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में रहकर भी आप सन्यासी बन सकते हैं। हाँ, वो ऐसी बातें डायरेक्ट किया करते थे लोगों से, जिन बातों को आज की डेट में हमारी सोसाइटी में टैबू माना जाता है। लेकिन कुछ लोग थे जो इनकी इन्हीं न्यू टीचिंग्स और बातों की वजह से इनके पीछे पीछे आने लगे थे। चंद्रमोहन ने इंसानों की पूरी जिंदगी के ऊपर काफी रिसर्च करने के बाद बताया कि आप अपने पारिवारिक जीवन में रहकर भी संन्यास को प्राप्त कर सकते हो। यानी कि चंद्रमोहन ने सेक्स को सैल्वेशन का एक तरीका या रास्ता बताया है और पुराने रीति रिवाजों को ढकोसला। ये जितनी बातें हैं रजनीश ने कही हैं और इनकी इन्हीं बातों और कहानियों को कई किताबों में लिखा गया है। क्योंकि चंद्रमोहन ने भले ही कितनी भी किताबें पढ़ी हों, लेकिन कभी भी खुद से कोई किताब नहीं लिखी थी। चंद्रमोहन ने 1 लाख से भी ज्यादा किताबें पढ़ी थी और उनको दुनिया का सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाला इंसान कहा गया है। 1951 में रजनीश जब 19 साल के थे तो ये अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए हितनकर्णी कॉलेज जबलपुर चले गए। बीए करने के बाद 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ सागर से इन्होंने एमए इन फिलॉसफी भी किया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये रायपुर के संस्कृत कॉलेज में पढ़ाने लगे, लेकिन इनके रेबिलियस नेचर की वजह से ये वहां से भी निकाल दिए गए। इनका बस यही कहना था कि दुनिया में किसी भी चीज को बात करके सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए डिबेट जरूरी है। चंद्रमोहन 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर फिलॉसफी पढ़ाने लगे। फिर 1960 में वहीं पे एज अ प्रोफेसर के लिए प्रमोट कर दिए गए। अपने व्यूज और ज्ञान के साथ ही पूरी दुनिया में लोगों को घूम घूम कर पढ़ाने लगे अंडर द नेम ऑफ आचार्य रजनीश, और बाद में इनको भगवान रजनीश का भी टाइटल दे दिया गया था। कॉलेज में रजनीश ने बहुत सारे लेक्चर्स निकाले और वहां से ये बच्चों के बीच में फेमस होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इनकी टीचिंग्स बाकी टीचर से बहुत अलग थी और इनके बिलीव्स न्यू जनरेशंस एंड ट्रेडिशंस को बहुत अट्रैक्ट करते थे। इतने सारे लेक्चर्स में से एक जो सबसे फेमस लेक्चर सीरीज थी, वो बाद में सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस के टाइटल के साथ पब्लिश कर दी गई थी। बाकी दुनिया में जब ये लेक्चर्स फेमस होने लगे तो दुनिया के लोगों को ये पता चला कि उन्हें बिना किसी को छोड़े या अपनी जिंदगी को बिना त्यागे मोक्ष मिल सकता है। तो लोग भगवान रजनीश की इन बातों से अट्रैक्ट होने लगे और उनके पीछे पीछे आने लगे। ये अपने आप को अमीरों का गुरु कहते थे। रजनीश कहते थे गरीबों के तो बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन मैं अमीरों का गुरु हूं, जिसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और इन्हीं बातों से हिंदू लीडर कम्युनिस्ट गुस्सा हो गए और इनसे माफी मांगने के लिए कहा गया। लेकिन रजनीश भी कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते थे, यानी कि जो एक बार बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको कभी भी बदलते नहीं थे और ना ही उसके लिए माफी मांगते थे। 26 सितंबर 1970 में जब रजनीश जबलपुर छोड़कर मुंबई आ गए तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया डिसाइपल्स का, और रजनीश की सबसे पहली डिसाइपल थी लक्ष्मी ठकरसी कुरवा, जिनको बाद में माँ योगा लक्ष्मी के नाम से भी जाने लगा था। और आगे चल के ये भगवान रजनीश की सेक्रेटरी बन गई थी। और देखते ही देखते रजनीश के पास सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों से डिसाइपल्स आने लगे। अलग अलग प्रोफेशन के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और भी कई लोग जिन्होंने आके खुद रजनीश को सरेंडर कर दिया था। माँ योगा लक्ष्मी एक बहुत ही वेल्दी जैन फैमिली से आती थी, तो इनके बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी थे। एंड उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड कांग्रेस पार्टी के साथ अच्छे रिलेशंस होने की वजह से इन्होंने भगवान रजनीश को फंड्स दिलाए थे अपना आश्रम बनवाने के लिए। माँ योगा लक्ष्मी के बदौलत 1974 में रजनीश पुणे के कोरेगॉन पार्क में अपना आश्रम बना लेते हैं। रजनीश 7 साल तक, यानी कि 1974 से लेकर 1981 तक
हर सुबह 90 मिनट तक अलग अलग चीजों पे बात करते थे, कभी हिंदी में तो कभी इंग्लिश में। यहाँ पे बहुत सी चीजों पे बात होती थी, जैसे कि योगा, जेन, ताओइज्म, तंत्र एंड सूफिज्म। और इतना ही नहीं, he also speaks on Gautam Buddha, Jesus, other Hindu gods, Lao Tzu and other mystics. These discourses have been collected into over 600 volumes and translated into 50 languages. लेकिन यहाँ पुणे के आश्रम में चीजें सिर्फ रजनीश के स्पीचेस तक ही नहीं सीमित थी। आश्रम में लोगों को 6 बजे डायनेमिक मेडिटेशन के लिए उठा दिया जाता था। डायनेमिक मेडिटेशन में लोगों को कूदने, चलने और डांस करने के लिए कहा जाता था। रजनीश के हिसाब से ऐसा करने से एक इंसान की सारी इनर वॉइसेस बाहर आ जाती हैं, तभी ही कैन लिसन टू द डीपेस्ट इमोशंस इन द रियल साइलेंस। 8 बजे से 9:30 बजे तक रजनीश अपने प्रवचन दिया करते थे। उसके बाद वहां के लोगों को आश्रम में ही थेरेपीज दी जाती थी, जो कि एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था आश्रम के लिए। रजनीश से मिलने और उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से विजिटर्स और लोग आया करते थे। लोगों की भीड़ और उनका प्यार रजनीश को लेकर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ आश्रम में कुछ ऐसी चीजें सामने आने लगी जो रजनीश और उनके कैरेक्टर को हार्म पहुंचाने वाली थी। उनके यहाँ पे थेरेपी सेशन में फ्री लव प्रैक्टिस किया जाता था। फ्री लव कुछ नहीं, बस सेक्सुअल रिलेशनशिप है किसी भी इंसान के साथ, बट विदाउट एनी कमिटमेंट। रजनीश का कहना था कि ऐसा करने से ही लोगों को एनलाइटमेंट मिलती है। इवन द लीडर हिमसेल्फ, रजनीश वाज हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड वहां पे आश्रम में औरतों को स्टेरलाइज करने और ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए इनकरेज किया जाता था। आश्रम में सेक्सुअल एनकाउंटर्स जो कि बहुत अग्रेसिव होते थे, उनकी वजह से कई लोगों को चोटें आई और फिजिकली बहुत हार्म पहुंचा। रजनीश का ये भी कहना था कि मोक्ष के रास्ते में बच्चे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तभी उस वक्त जितने भी प्रेग्नेंट कपल्स उनके आश्रम में आते थे, उनको वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। रजनीश के आश्रम में इस प्रैक्टिस के चलते कई छोटी लड़कियां और बच्चों पे मॉलेस्टेशन के केसेस भी सामने आए थे। जब ये चीजें बाहर आने लगी और कुछ लोगों को इन चीजों से प्रॉब्लम होने लगी, तो आश्रम में इन सबको क्लिंजिंग इनर अग्रेशन के अंडर जस्टिफाई किया जाने लगा। रजनीश के हमेशा हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते हुए स्पीचेस और बाकी रिलीजन्स को टारगेट करते हुए बोलना यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एंड इंडिया में जिन चीजों को टैबू माना जाता है, उन चीजों पे बातें करके सोसाइटी में लोगों के मन में ट्रेडिशनल माइंडसेट को क्रिएट कर रहे थे, जो इंडियन पॉलिटिशियंस एंड रिलीजियस लीडर्स को रास नहीं आ रहा था। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और इंडियन गवर्नमेंट ने रजनीश के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगा दिए, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, गोल्ड स्मगलिंग और टैक्स एवेजन भी। और जब इतने एलिगेशंस के बाद इंडियन पॉलिटिशियंस ने भगवान रजनीश पे दबाव बनाया, तो उनको मजबूरन ये देश छोड़ना पड़ा। बट रजनीश को इस बात की खबर पहले से हो गई थी कि इंडिया में मेरे साथ ऐसा कभी भी हो सकता है, तो उन्होंने मां आनंद शीला को स्वर्ग ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी थी। मैं बताऊंगा कि मैं किस स्वर्ग की बात कर रहा हूं, बट ये मां योगा लक्ष्मी सुना था, ये मां शीला कौन है? चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब पहली बार शीला रजनीश से मिली, तो शी वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम दैट शी डिवोटेड हरसेल्फ एंड हर होल लाइफ टू हिम। और अपनी पहली मुलाकात को शीला ने रजनीश के साथ कुछ ऐसे बयां किया। I simply felt I want to be in the fragrance of this man. I wanted just to look at him and disappear. उस मुलाकात के बाद जब वो 18 साल की थी, तब वो अपनी हायर स्टडीज करने के लिए अमेरिका चली गई और वहां पे मार्क सिल्वरमैन नामक एक अमेरिकन सिटीजन से शादी कर ली। शादी के बाद वो वापस इंडिया आ गई और अपने हस्बैंड के साथ वो रजनीश से मिलने गई। तो रजनीश उनसे कहते हैं कि अगर आप अपनी पुरानी लाइफ छोड़ के आ रहे हो, तो आपको अपना पुराना नाम भी छोड़ के आना चाहिए। जैसे चंद्रमोहन जैन ने अब अपना नाम रजनीश कर लिया था,
और वैसे ही शीला अंबाला पटेल अब मां आनंद शीला होने जा रही थी। एक ऐसा नाम जिसे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा अमेरिका जानने वाला था। पुणे के आश्रम में मां आनंद शीला मां योगा लक्ष्मी के साथ काम करती रही। उसके बाद उन्होंने मां योगा लक्ष्मी को रिप्लेस कर दिया और वो भगवान रजनीश की सेक्रेटरी बन गई। उन पे अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली थी, जैसे कि रजनीश को अब अपने आश्रम के लिए नई जगह चाहिए थी। तो उन्होंने जगह ढूंढने के लिए मां शीला से कहा और मां शीला यूएस में कई साल तक पढ़ के आ चुकी थी, तो उन्होंने सबसे पहले वहीं पे जगह ढूंढना शुरू किया। रजनीश को अब एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पे लोग जेंडर, रिलीजन और कलर सब इग्नोर करके साथ में रहते हों, जहां पे लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि मन की शांति और पैशन के लिए काम करते हों। एक ऐसी जगह जहां पे लोग अपने पास्ट को भुला के वर्तमान में रह के खुद को खोजने के लिए निकल पड़े हों। आप लोगों को शायद एक स्वर्ग जैसा लग रहा होगा, पर एक ऐसा ही स्वर्ग रजनीश बनाने निकल पड़े थे। Riding down the canyon to watch the sun go down, a picture that no artist ever could paint. For most of us, our introduction to the Rajneeshis was with our introduction to Bhagwan. And Bhagwan was an eccentric guru who'd moved to Oregon. The interesting thing about him was that he drove Rolls Royces, one at a time, but he drove a lot of them. Sagebrush everywhere. 13 जून 1981 ओरेगन में शीला और उनके हस्बैंड जॉन शेफलर ने $5.5 मिलियन की 260 स्क्वायर फीट की एक प्रॉपर्टी खरीदी और धीमे धीमे यहाँ पे भक्तों, विजिटर्स और कई सारे लोगों को लाना शुरू कर दिया गया और 29 अगस्त को रजनीश वहां पे खुद मूव हो गए थे। 1981 में रजनीश ने बोला कि मैं 3.5 साल तक मौन व्रत रहूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। सेल्फ इम्पोज पब्लिक साइलेंस कर लिया था रजनीश ने और इनकी आवाज मां आनंद शीला बनने वाली थी। वहां की 65,000 स्क्वायर फीट एग्रीकल्चरल लैंड जहां पे लोगों का और बिल्डिंग्स का बनना फॉरबिडन था, उस जगह पे अपने डिसाइपल्स को बुला के वहां पे रुकवाना शुरू कर दिया गया और उस बिग मडी रैंच का नाम बदल के अब रैंचो रजनीश रख दिया गया था। रजनीश के डिसाइपल्स में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस सब थे जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और वहां शहर को बनाने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और खुद में ही काम बांट के घंटों घंटों काम किया करते थे उस शहर को बनाने में। देखते ही देखते ये पूरी प्रॉपर्टी में बिल्डिंग, स्कूल्स, घर, हॉस्पिटल, मॉल्स, इंडस्ट्रीज बनके खड़ी होने लगी और उस जगह को अब रजनीशपुरम बुलाया जाने लगा। लेकिन जिस उटोपियन शहर का ख्वाब लेके ये लोग इंडिया से अमेरिका आए थे, वो धीरे धीरे करके नर्क में तब्दील हो रही थी। जब यूएस गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला तो वो लोग डर गए क्योंकि द कम्यून वाज स्प्रेड इनटू 100 एकर्स और उसके पास खुद के एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ थे। ओरेगन सिटी में कोई भी करेंसी ट्रांजैक्शंस यूज नहीं किया जाता था क्योंकि वहां पे कोई भी करेंसी थी ही नहीं। एवरीथिंग वाज फ्री। वहां के डिसाइपल्स और फॉलोअर्स अपनी जिंदगी खुशी से और शांति से जी रहे थे, अपनी सारी परेशानी, दुख, दर्द और सफरिंग्स और पॉलिटिक्स को पीछे छोड़कर। डे बाय डे वहां पे डिसाइपल्स की, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसे देखते ही देखते उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर रोनाल्ड रेगन एंड टीम गॉट स्केयर्ड। अमेरिकन सरकार ने देखा ये ओरेगन शहर एक्सपैंड होता जा रहा है, तो यहाँ पे लीगली बिल्स पास करके उन्होंने यहाँ पे होने वाले कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट को रोका जाने लगा और रजनीश और उनके डिसाइपल्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर भी निकाला गया। ओशो का कहना था कि पूरी दुनिया को मिलजुल कर रहना चाहिए, पूरी दुनिया में कोई भी बॉर्डर्स ना हो और एक सरकार हो जो पूरे देश को चला रही हो और इससे सब खुशी से रह पाएंगे। ओशो को ऐसा लगता था कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, जिससे बचने के लिए उन्होंने कई तरकीबें निकाली थी। उनमें से एक थी अंडरग्राउंड शेल्टर्स। जब चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लगी और सब खत्म होने लगा तो 1983 आते आते मां शीला अपने लोगों के साथ यूरोप चली गई और ओशो को पीछे अकेला छोड़ दिया। 1984 30 अक्टूबर को जब ओशो का मौन व्रत टूटा तो उन्होंने दुनिया को अपना सच बताया कि कैसे उनको मां शीला ने अंधेरे में रखा और कैसे
यहाँ पे जितनी चीजें हो रही थी उनको उसकी कुछ भी जानकारी नहीं थी। Sila has not betrayed me. She has betrayed herself. She has fallen in her own eyes. And she will live with all the crimes heavy on her heart for her whole life. रजनीश को जब रॉनल्ड रीगन सरकार ने लेट अक्टूबर 1985 में गिरफ्तार किया तो उनको लगा कि इनके जो लोग हैं वो दंगे कर देंगे, लेकिन जब रजनीश को जेल में ले जाया गया तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। रजनीश जहां से भी जाते थे उनके ऊपर फूल बरसाए जाते थे और कोर्ट में उनके नाम के नारे भी लगते थे, लेकिन प्यार से, बिना कोई दंगा फसाद किए। ओशो उर्फ रजनीश को 12 दिन 12 रात यूएस गवर्नमेंट की कस्टडी में रखा गया। यूएस गवर्नमेंट अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। ये सब देख के अमेरिका की सरकार थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और रजनीश को देश निकाला कर दिया गया। इतना ही नहीं, 5 साल से अमेरिका के लिए और 20 और कंट्रीज से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सिर्फ भगवान रजनीश को ही नहीं बल्कि मां आनंद शीला को भी वेस्ट जर्मनी से 18 अक्टूबर 1985 में अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उनको वहां से ट्रांसफर करके ओरेगन शहर भेज दिया गया एंड शी वाज सेंटेंस्ड टू 10 years ऑफ जेल इन अ फेडरल प्रिजन ऑफ पैलेस्टाइन, कैलिफोर्निया। रजनीश जेल से निकलने के बाद कुछ दिन बाद ही 17 नवंबर 1985 में वापस इंडिया लौट आए और इनके आते ही ही वॉज गिवन अ हीरोज वेलकम। लेकिन हिंदुस्तान सरकार इनके खिलाफ पहले से थी और इनके आते ही बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। लेकिन रजनीश को अब इन सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपनी टीचिंग्स को लेकर पूरी दुनिया में घूमने लगे। वो 6 हफ्तों तक मनाली में रहे, उसके बाद नेपाल, लंदन और ऐसे ही बाकी कई देशों में भी अपनी टीचिंग्स को फैलाते रहे। एट लास्ट 1987 में ये वापस अपने आश्रम पुणे में आए और वहां पे इन्होंने कई लेक्चर्स दिए। फिर 19 जनवरी 1990 में जब ओशो 58 साल के थे तो इनका देहांत हो गया, जो कि आज तक एक मिस्ट्री है। एंड हिज लास्ट वर्ड्स वर, रिमेंबर दैट यू आर अ बुद्धा।